तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मैं हूं प्रकाश पालीवाल, आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है भारत का 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो फाइनली भारत को 100वां रामसर स्थल मिल चुका है और अब भारत में 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। ये पूरे साल भर का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको याद रखना है। ये 100% नहीं 1000% एग्जाम में जरूर आएगा। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो इसे सुरहा ताल भी कहते हैं, ये बलिया उत्तर प्रदेश में है और भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है। रामसर स्थल का मतलब क्या होता है? जहां जहां पर ऐसे पक्षी अभ्यारण्य होते हैं, जहां जहां पर झीलें होती हैं, झील होता है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, आर्द्र भूमि, मतलब जहां पर साल भर गर्मी के दिनों में भी पानी रहता है और ऐसे प्रवासी पक्षी जो अलग अलग देशों से उन झीलों पर आके बैठते हैं और उन झीलों को रामसर स्थल कहते हैं। रामसर स्थल जो होता है वह पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनको बचाना भारत के नागरिकों की, भारत सरकार की और सभी की जिम्मेदारी है। इसी वजह से रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। अभी रामसर क्या है तो आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं। अगला है, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं? ऐसी क्वेश्चंस इसमें निकल के आएंगे। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां है? तमिलनाडु में है। मतलब तमिलनाडु में ऐसी झीलें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर आपका अन्नामलाई और कई सारे आपके क्या बोलते थे, झीलें टाइप की मिलती हैं। अगला है, आर्द्र भूमि पर रामसर समझौता ईरान में किस तारीख को हस्ताक्षरित किया गया था? और हम हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो रामसर समझौता जो हुआ था वो हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था और इसी रामसर समझौते के तहत में ही क्या हुआ था आपका, ये तय हुआ था। रामसर जो है वो ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है। और इस शहर की वजह से ये हुआ कि इस शहर में जब से मीटिंग चालू हुई तब से ये तय किया गया कि हर साल हम लोग अलग अलग देशों में क्या करेंगे, ऐसी झीलें जो भी देशों में पाई जाएंगी उन देशों, वो सभी देश अपने अपने यहां पर उन झीलों को रामसर स्थल के नाम से घोषित करेंगे। मैं फिर से लास्ट में बोल दूं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था रामसर ईरान में, जिसमें यह तय किया गया कि हर देश जो होगा वो अपने यहां पर ऐसी झीलों को संरक्षित करेगा, बचाएगा, जहां पर इस टाइप के पक्षी आवास पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत को अब 100वां रामसर स्थल मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जून की एमपीसी बैठक में, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में, रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? ठीक है दोस्तों, तो अब ये रखा है 5.25। ये पहले भी था। हर 2 महीने में एमपीसी, ध्यान से सुनेंगे सब लोग दोस्तों, एमपीसी जो होती है उसकी बैठक होती है। अब ये एमपीसी होता क्या है? एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति की हर 2 महीने में बैठक होती है। तो इस बार जून में बैठक हुई है और इन्होंने रेपो रेट को क्या रखा है? 5.25% पे बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई से बाकी बैंक उधार लेते हैं, तो जब बाकी बैंक जब लोग उधार लेते हैं किससे? आरबीआई से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। याद रखेंगे, समझ में आया सबको? उसके बाद अपना भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। और इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है आपके? संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2026 की आरबीआई की घोषणा के साथ ही वर्तमान मौद्रिक नीति दरों का सही मिलान करिए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल डिस्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये कितना परसेंट चल रहा है? ठीक है, तो ये है आपका 5%। कितना परसेंट है? 5%। तो 5% है आपका ये और 5.50% है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इतिहास में पहली बार होगा जब 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। सही बात है, सही है।
इस टूर्नामेंट में उत्तरी अमेरिका के 16 मेजबान शहरों में, मतलब नॉर्थ अमेरिका के 16 सिटीज में 48 टीमें भाग लेंगी, जिसमें वैश्विक भागीदारी बढ़ेगी। तीसरा है आपका उद्घाटन मैच में 11 जून 2026 को मैक्सिको सिटी में शुरू होगा और फाइनल मैच 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में होना तय हुआ है। तो ये तीनों लाइन सही है दोस्तों, ये तीनों लाइन सही है आपका, ठीक है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के आधिकारिक शुभकर, शुभकर मतलब मैस्कट। देखिए इस टाइप का कार्टून बना दिया जाता है और इन लोगों को बनाया जाता है कि भाई ये मैस्कट होंगे। क्या होंगे आपके? मैस्कट होंगे। तो याद रखेंगे मैस्कट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब किन किन लोगों को मैस्कट अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका ये वाला जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैस्कट क्या होगा? तो मैस्कट होंगे आपके मैपल, जायू और क्लच। मैपल, जायू और क्लच जो होंगे, ठीक है। तो मैपल जो होगा वो आपका कनाडा का होगा। किसका होगा? कनाडा का, ठीक है। और उसके बाद में जायू जो है वो है मैक्सिको का और क्लच जो है वो है अमेरिका का। कहां का है आपका? क्लच जो है वो अमेरिका का है। तो इसका आंसर है बी, मैपल, मूस जायू और जगुआर क्लच। सही है। तो ये जो है ये तीन टाइप की चीजें हैं। मैपल क्या है? कनाडा का। ये आपका मूस जो है वो एक टाइप का जानवर है। जायू जो है मैक्सिको, जगुआर जो है और क्लच ये जो है ये तीन देशों का तीन सिंबल है। तो ये आंसर आएगा बी। मैस्कट को जरूर पूछता है कौन कौन होंगे, तो मैपल कनाडा का, जायू मैक्सिको का और क्लच जो होगा वो आपका होगा अमेरिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस विदेशी यूनिवर्सिटी को हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है? तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी। लिवरपूल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, अब वो बेंगलुरु में अपना कैंपस लगाएगी। समझ में आया दोस्तों? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में विदेशी संस्थाओं को भारत में खोलने की अनुमति दी गई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक में भारत का अगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो भारत का अगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वर्ल्ड बैंक में नीलकंठ मिश्रा। कौन होंगे आपके? नीलकंठ मिश्रा जो होंगे वो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन 5 देशों के समूह को यूएनजीए द्वारा 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2027-28 के कार्यकाल के लिए 1 साल के लिए सुरक्षा परिषद में जगह मिली है? सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है। तो इस साल जो जगह मिली है वो मिली है ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे को, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद, टोबैगो और जिम्बाब्वे, इन 5 देशों को जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है और 5 परमानेंट वीटो पावर कंट्री है। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन पे कि भारत के साथ साथ विश्व के 5 देश ऐसे कौन से हैं जो यूएनएससी में 5 वीटो पावर वाली कंट्रीज है। 5 वीटो पावर के नाम और 5 वीटो पावर कंट्रीज के नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना है कि वो कौन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वो है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने 2026 के फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड जीता है? तो आंसर आता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक को मिला है इनोवेशन अवार्ड एआई के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके राजा हरि सिंह थे और बना था ये 1 अक्टूबर 1938 को। 1 अक्टूबर 1938 ए ऑप्शन। महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उन्होंने इसे बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? तो यह है अमिताभ चटर्जी। कौन है आपके? अमिताभ चटर्जी, जम्मू कश्मीर बैंक के। याद रखना जम्मू कश्मीर बैंक से रिलेटेड जो मैं भी आपको बता रहा हूं ये बैंकिंग करंट अफेयर्स है, इसे सिर्फ बैंकिंग वाले ही पढ़ें, ठीक है। बाकी एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम है पर ध्यान रख लें, लेकिन बैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है ये फूड सिक्योरिटी के नाम से। फूड सिक्योरिटी का नाम मतलब क्या होता है कि भाई फूड सिक्योरिटी पर सभी आप देखना प्रोडक्ट जितने भी आप लोग खाने के लाते हैं उसके पीछे FSSAI लिखा होता है, FSSAI लिखा होता है। इसका फुल फॉर्म है फूड
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम है भारत में फूड सेफ्टी को बढ़ाना। तो ये बोला गया है, इसने अपना नया वेगन लोगो ला दिया। पहले क्या होता था, खाने के ऊपर में हरा कलर का हो जाता था, तो ये समझ में आता था कि भाई ये जो है ये किसके लिए है, आपका वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो अब नया लोगो आ गया है, देखिए लोगो इस टाइप का होगा, ठीक है। तो अब ये लोगो कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 1 जुलाई 2027 से। 1 जुलाई 2027 से हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये वाला लगाना ही है। समझ में आया सबको? मतलब जब भी आप कोई वेजिटेबल चीज रखेंगे, शाकाहारी चीज, तो उसके पहचान के लिए आपको ये रखना पड़ेगा। अब ये सिंबल चेंज हो गया है, अब खाली गोला लगाने से नहीं होगा ग्रीन कलर का, वीगन के लिए ये लगाना होगा, ठीक है। तो ये है 1 जुलाई 2027 से लॉन्च होगा। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, ये आपको ध्यान रखना है और बताना है। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी और PS श्रीवास्तव इसके क्या है, आपके हेड हैं। तो चलिए, ये था आज का करंट अफेयर्स दोस्तों, नोट डाउन करिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आने वाले एग्जाम्स के लिए सारे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिए। धन्यवाद।